हमने सीटें भी छोड़ी थी, हमने घटिया किस्म की जो करोड़ों की उस वक्त ऑफरें दी गई वो भी छोड़ी थी, हमें मिनिस्ट्रियों की ऑफरें दी गई हमने वो भी छोड़ी थी। जो लौटे हुए थे आज लोगों को शायद भूल गए, वो बैठे हैं अंदर, आज वो अंदर भी बैठे हैं, वो सीटें भी लेके बैठे हैं, वो मिनिस्ट्रियां भी लेके बैठे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के हक में कुछ नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान की जमहूरियत की तबाही फेर रहे हैं। हम उन सीटों वालों के साथ, मिनिस्ट्रियों वालों के साथ शामिल नहीं हुए, हम यहाँ भी पाकिस्तान के आइन और जमहूरियत के दिफा के लिए आए हैं। हमें ये आईनी दकीक नुक्ते आप 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद और इस फैसले के आने के 10 महीने बाद ना समझाए, आप खुद समझे और जवाब ये दे कि 12 जुलाई 2024 से पहले, बल्कि मई में जब ये केस लगा था उससे पहले जो सीटों पे लोग लाए गए थे असेंबलियों में, वो किस हैसियत से आके बैठे थे, उनको इलेक्शन कमीशन ने किस हैसियत, किस कानून और किस अथॉरिटी के तहत सीटें बांटी थी। और फिर 10 महीने तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसले को क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया? क्या इस बात की गारंटी है कि आज 11 रुकनी बेंच जो फैसला देगा वो बिल्कुल ठीक होगा और उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा? क्या जो 13 रुकनी बेंच था वो सुप्रीम कोर्ट के मेंबर्स नहीं है? क्या वो जजेस सुप्रीम कोर्ट का इस्तेकाक नहीं रखते? उनकी पावर्स कम है, इनकी ज्यादा है? या मन माने फैसले की बात है? फैसला मजे का हो, अपनी मर्जी से आया हुआ हो, आपको सूट करता हो, तो आप उसको 1 सेकंड में अनाउंस होने से पहले जाके इंप्लीमेंट कर देंगे। और फैसला आपकी उमंगों के अगेंस्ट आ गया, आपने जो मिठाई के डब्बों में सीटें बांटी थी वो वापस हो गई, तो आपने जनाब 10 महीने तक उसकी कंप्लाइंस भी नहीं की और दंदनाते हुए फिर आप आ गए यहाँ पे कीड़े निकालने के लिए। इसलिए कहा था कि 13 रुकनी वही बेंच बैठना चाहिए रिव्यू के लिए जिन्होंने 3 महीने तक इस सारे केस को सुना था। अब प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन या तो फिर अलाउ करें ना, 0 से शुरू करें और वो 13 जनवरी के फैसले को भी सुने, क्योंकि लास्ट टाइम तो जब 13 जनवरी के फैसले की बात आती थी काजी फैज ईसा साहब सबको रोक देते थे। अब बात करें कि जो नाइंसाफी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बतौर पार्टी की गई वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई, वो काजी फैज ईसा साहब की तरफ से की गई और वो इन सब के लगाए हुए उन आरओस की तरफ से की गई जिसको मिली भगत के तहत लगाया गया था। सारी ब्यूरोक्रेसी को उठा के आपने आरओ बना दिया, इंडिपेंडेंट आपने जो आरओस लगने थे जिन्होंने इलेक्शन कराना था वो कहीं नजर नहीं आए। उसमें जो हमने एप्लीकेशन दी थी उसका क्या हुआ? इमरान खान ने जो पूरे इलेक्शन के ऊपर चैलेंज किया हुआ है कि इसकी रिव्यू करना चाहिए, वो पिटीशन का है, क्यों नहीं लगाई? पीटीआई तो हर दफा आई है दरवाजे खटकाने, पीटीआई पे तो आप दरवाजों को ताले लगा देते हैं। हम इलेक्शन कमीशन के अंदर नहीं जा सकते, गेट पर ताला लगाया जाता है, एफसी बुला ली जाती है, पुलिस बुला ली जाती है और हमें डराया धमकाया जाता है। ये तो हाल है आपके आईनी सो कॉल्ड इदारों का। आप आइन का दिफा करने आए हैं, होश के नाखून लें। हम भी यहाँ जमहूरियत के दिफा के लिए खड़े, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे और सच्चाई को एक्सपोज करेंगे, अवाम को बताएंगे कि जो जुल्म और जबर इस मुल्क में इलेक्शन के नाम पे किया गया और फिर फॉर्म 47 के थ्रू जो सिलेक्शन हुई उसका जो पार्ट 2 डाका डालने की कोशिश हो रही है उस पर हम आवाज बिल्कुल बुलंद करेंगे। हम बिल्कुल सोए हुए नहीं है, ना आवाम सोई हुई है। याद दहानी कराते रहेंगे कि किस तरीके से चेन ऑफ इवेंट्स हुई थी और किस तरीके से यहाँ जुल्म और सितम की और बर्बरियत की दास्तानें रकम हुई थी। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, देहात में जब चोरी हो जाती है तो चोर का पीछा उसके फुटप्रिंट्स के यानी उनके पैरों पे चल के किया जाता है कि ये चोर कहाँ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पे जो डाका डाला गया उसकी चोरी और उसकी फुटप्रिंट के पीछे जाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन पर जाकर ख़त्म होते हैं। और आज भी सुप्रीम कोर्ट में ये गूंज सुनाई दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी थी जब उनके कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स में लिखा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, तो उनको इंडिपेंडेंट क्यों डिक्लेयर किया गया? ये इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म्स रिजेक्ट किए, सर्टिफिकेट्स एक्सेप्ट नहीं किए और ये इंश्योर किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से भी बाहर रखा जाए और उनको जो उनका हक है, उनका मैंडेट है, उससे उसको महरूम किया जाए। ये इलेक्शन कमीशन ने किसके कहने पे किया? कोई चोर चोरी ऐसे नहीं करता, उसके पीछे कोई बड़ी ताकत होती है जो चोरों को पनाह देती है।
ये वो चोर हैं जो बड़ी ताकतों से पनाह लिए हुए हैं। उस पर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 187 यानी मुकम्मल इंसाफ, कंप्लीट जस्टिस इन्वोक किया। तो आज हुकूमती वकील कहते हैं ये तो बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा। अगर पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ मिला, अगर मुकम्मल इंसाफ हुआ, तो ये बहुत ही खतरनाक काम हो जाएगा। ये सरकार को जो वकील रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सबको बता रहे हैं। आपको याद होगा इस बेंच पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और SIC के वकील ने एतराज किया कि ये 11 रुकनी बेंच है, आप 11 जजेस हो, मिनिमम 13 जजेस होना चाहिए। लेकिन 11 जजेस ने ये डिक्लेयर किया कि आप हमें 13 जजेस ही समझे। अब 11 जजेस खुद कह रहे हैं बैठ के हमें 13 समझे। तो इसी तरह ही सरकारी वकील ने आज एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर्ट के सामने नहीं थी। आप सब शाहिद हैं, कमल साहिबा उसमें इंटरवेनर बनी, उनका सलमान अकरम राजा साहब उनके वकील थे और उन्होंने अपना केस पेश किया। हम सब यहाँ पे आते रहे और कोर्ट के सामने मौजूद थे। अब ये टेक्निकलिटीज के सामने छुपकर हमें रिजर्व सीटों से इमरान खान की पार्टी को महरूम करना चाहते हैं। हम शुरू से कह रहे थे कि रिव्यू पिटीशन जो होती है वो वही जजेस सुनते हैं जिन्होंने फैसला दिया था और आखिर जज का उसमें होना जरूरी है। आज इंतहाई काबिल एहतराम कुछ जज साहिबान जिस तरह से सवाल पूछ रहे थे वो उससे जाहिर हो रहा था कि उनको कख पता नहीं है कि 6 महीने केस क्या चला है। वो बिल्कुल बुनियादी सवाल पूछ रहे थे। रिव्यू पिटीशन में सिर्फ एरर जो होता है ऑन द फेस उसको कंसीडर किया जाता है। ये अब वो फिर से जीरो से जो सवालात होने लगे हैं। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बेंच पे एतराज किया था कि इस बेंच में वो लोग होना चाहिए जिन्होंने पहले फैसला दिया था। थैंक यू।